दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या है। दोस्तों 1498 में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर अपना कदम रखा। इस तरीके से भारत आने वाला पहला यूरोपियन पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा हुआ। और दोस्तों वैसा देखा जाए तो पुर्तगाल भी यूरोप का है, इंग्लैंड भी यूरोप का है, डच भी यूरोप का है, फ्रांस भी यूरोप का है, लेकिन पहली बार भारत आने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। दोस्तों इसके बाद जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारा कोई गाइड का काम करता है। उसी तरीके से वास्को डी गामा के लिए गाइड का काम गुजरात का निवासी अब्दुल मजीद किया है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, वास्को डी गामा को भारत आने के बाद उसका गाइड का काम कौन किया, उसके रास्ता कौन बताया, गुजरात निवासी अब्दुल मजीद। इसके बाद में पुर्तगाल ने 1505 में अपना पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को भेजा। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत काम का चीज है। पुर्तगाल की तरफ से भारत का पहला वायसराय कब आया, 1505 में, और वो कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। उसके 4 साल बाद दूसरा पुर्तगाली वायसराय आया अल्बकुर्क। इसने 1 साल बाद 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, यूसुफ आदिल शाह ऐसा गैर यूरोपीय हुआ और आखिरी गैर यूरोपीय हुआ जो गोवा का शासक था। उसके बाद में पुर्तगालियों के हाथ में आ गया और 1961 में भारत सरकार इसको अपने अंतर्गत कर लिया। इसके बाद में तो अब राजतंत्र है नहीं, कोई राजा तो होगा नहीं, फिर गोवा भारत का हिस्सा बन गया। और दोस्तों इसके बाद पुर्तगाल ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यूरोप का भारत का पहला व्यापारिक कोठी क्या होगा, कोचीन ही कहलाएगा। दोस्तों पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। डच की तरफ से पहला नागरिक हाउटमैन था जो 1596 में सुमात्रा के रास्ते भारत आया। दोस्तों डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मुस्लिम कोठी में खोली और इनका व्यापार का प्रमुख क्षेत्र पुलिकट था। यहीं पर इन्होंने अपनी व्यापारिक राजधानी बनाई, आर्थिक राजधानी बनाई। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, डचों ने अपनी मुद्रा पैगोडा चलाया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, पैगोडा याद रखिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही जरूरी है और इस वीडियो में आगे काम आएगा। पैगोडा एक सोने का सिक्का होता है। दोस्तों कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो आपको पता ना हो तो एक सामान्य बात है, लेकिन पता चल जाए तो आपका लेवल बहुत हाई हो जाता है। ऐसी एक जानकारी आपको दे रहा हूं, डचों ने केवल दक्षिण भारत में अपना क्षेत्र, अपना अधिकार नहीं बनाया, केवल फैक्ट्रियां नहीं खोली, डचों ने अपनी एक फैक्ट्री 1632 में पटना में भी खोली थी। ये बहुत काम का चीज है, इसको नोट करके रखिएगा। दोस्तों कोलाचिन की जो लड़ाई है वो डचों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोलाचिन की लड़ाई 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच में हुई। इसमें मार्तंड वर्मा ने डचों को बहुत बुरी तरीके से हराया और डचों का पैर पूरा हिला के रख दिया भारत में। इसके बाद रही सही कसर वेदरा के युद्ध में पूरी हो गई। उसमें अंग्रेज और डच 1759 में बहुत घनघोर लड़ाई हुई और इसके बाद डचों का भारत में सफाया हो गया और उसके बाद डच का इतिहास भारत में समाप्त। तो दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, 1759 में डचों का भारत से सफाया हो गया और वेदरा की लड़ाई हुई और वेदरा का लड़ाई का संबंध डच और ब्रिटेन की लड़ाई से है। तो डचों के बाद भारत में इंग्लैंड का आगमन हुआ। दोस्तों 31 दिसंबर 1600 का दिन याद कर लीजिए। इसी दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। इसी के तहत इंग्लैंड की तरफ से भारत के लिए प्रतिनिधि निकलना शुरू हुए, जो 1609 में तत्कालीन बादशाह जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया। इसके बाद इन्होंने अच्छा खासा इन दोनों की बॉन्डिंग बढ़ती गई और कैप्टन हॉकिंस जो था वो फारसी भाषाओं का भी ज्ञानी था, जिससे जहांगीर और इनमें नज़दीकियाँ बढ़ती गई। इस तरीके से 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मुस्लिम पट्टनम में खोली। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मुस्लिम पट्टनम में खोली और उसके बाद 1613 में जहांगीर ने अपने आज्ञा पत्र में शाही घोषणा करते हुए 1613 में सूरत में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया और दूसरी कोठी सूरत में खोली गई। दोस्तों एक चीज नोट करिएगा, अगर पहली कोठी का बात हो जाए या पूर्वी तट में भारत का पहली कोठी की बात है तो वो पहली कोठी मतलब मुस्लिम पट्टनम हाल में हो गया। लेकिन सूरत को लेकर ध्यान रखिएगा, अगर पश्चिमी तट की पहली व्यापारिक अंग्रेजी कोठी की अगर बात की जाए तो वो सूरत आता है। लेकिन अगर पूरे भारत में अगर अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी खोलने की बात है तो वो क्या है, दूसरे नंबर पर सूरत आएगा। दोस्तों उसके बाद गोलकुंडा के शासक ने बहुत ही सुनहला
फरमान दिया, जिसे गोल्डन फरमान के नाम से भी अंग्रेज याद करते हैं। इसने गोलकुंडा के बंदरगाह पर केवल 500 पैगोट वार्षिक पर उन्हें बंदरगाह पर पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यापार को और सामान को ले जाने के लिए सुविधा दे दी गई। दोस्तों, पैगोडा मैंने आप लोगों को भी बताया था, पैगोडा डचों के समय चलाई गई स्वर्ण मुद्रा थी और 500 पैगोडा वार्षिक पर ही अंग्रेजों को मिल गया बंदरगाह गोलकुंडा का उपयोग करने का अधिकार। दोस्तों, एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, गैराल्ड अंगियार एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने बंबई शहर की नींव रखी, इसीलिए इसे बंबई शहर का संस्थापक भी कहा जाता है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1200 रुपए की जमींदारी देकर 3 गांव, जिसमें कालीकट भी प्रमुख था, उसको अपने अधिकार में ले लिया व्यापार करने के लिए। लेकिन बाद में जॉर्ज चारनॉक ने कालीकट की नींव कलकत्ता शहर के नाम से रखी, इसीलिए जॉर्ज चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा, बंबई का संस्थापन गैराल्ड अंगियार और कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चारनॉक। ये सब चीजें बहुत काम की चीजें, सब नोट करके आप रखते जाइएगा, आपको बहुत काम आएगा। दोस्तों, इसी क्रम में डेनिस भी यूरोप से भारत आए थे, लेकिन इनका प्रमुख काम व्यापार करना और मिशनरी का प्रचार करना था और इनका ज्यादा प्रभाव इस देश में नहीं रहा और उन्होंने अंत में जाते जाते अपने जो भी क्षेत्र जीते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच कर चले गए। इसलिए डेनिस का भारत के इतिहास में ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है। दोस्तों, इसके बाद देश में फ्रांसीसी भी आए, लेकिन कर्नाटक युद्ध जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। दोस्तों, याद रखना, भारत में 3 इंग्लैंड और फ्रांस की बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है और इन तीनों लड़ाइयों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, भारत में फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से। तो दोस्तों, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए भारत में और आखिरी कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। इस तरीके से भारत में कई यूरोपियन कंपनी आए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में फिर इंग्लैंड की सरकार इसमें इंटरफेयर करते हुए भारत में अंग्रेजों का शासन लागू हो गया और सभी जो यूरोपियन अन्य देश थे वो अपना अधिकार छोड़ के चले गए। दोस्तों, अंत में ये कहना चाहूँगा कि भारत में यूरोपीय जो भी कंपनी थी व्यापार के नाम में आए, लेकिन बाद में यहाँ के हालातों और आपसी कलह को देखते हुए यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गए और व्यापारी से यहाँ के शासक बन गए। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का वीडियो पूरा होता है और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।